हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.4 जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो मैं टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको जरूर देख लेना कि फ्रस्टम के फॉर्मूलाज को हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं। राइट, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इस ग्लास की वॉल्यूम निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अ ड्रिंकिंग ग्लास, तो ये ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो हमें पता है ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन शेप का एक्सटेंड करेंगे तो कोन बन जाएगी। तो ये शेप हो गई फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो हाइट है ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स। तो सर्कुलर एंड्स, देखो ये ग्लास हो, अगर ग्लास हो तो ग्लास का ऊपर वाली शेप जो है वो सर्कुलर एंड होता है और जो नीचे शेप बनती है वो भी सर्कुलर एंड होता है। हालांकि नीचे से ये बंद होगा, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ ये सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इसके जो डायमीटर्स हैं ऊपर है 4 सेंटीमीटर और नीचे है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके ये बिल्कुल यहाँ तक, ये डायमीटर इसको मैं D1 बोल देता हूँ, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। और नीचे वाला डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोल देते हैं D2, तो ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास R1 कितना आ गया, इसका हाफ यानी कि 2 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से इसका हाफ उसको हम R2 बोल देते हैं, वो हो गया 1 सेंटीमीटर। तो R1 हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर्स और R2 हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर्स। आगे वो क्या कहता है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब कि इसके अंदर जैसे मैं पानी डालूं, मिल्क डालूं तो वो कितना आएगा। तो कैपेसिटी कितनी होगी, जितनी इसकी इंटरनल वॉल्यूम होगी। और जब हमें थिकनेस वगैरह ना दी गई हो तो जो भी डायमेंशंस हमें गिवन होती हैं वही हम बाहर की डायमेंशंस कंसिडर करते हैं और उन्हीं को ही हम अंदर की भी डायमेंशंस कंसिडर करते हैं। तो इन्हीं डायमेंशंस को यूज़ करके अब सिर्फ और सिर्फ मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है और उससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, अदरवाइज यहाँ पे मैं सॉल्व तो इसको कर ही दूंगा। सो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये हमें निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है ये मैंने लिंक शेयर किया था, उसको जरूर देख लेना। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इज 22/7 इंटू R1 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, R2 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, R1 इंटू R2 2 इंटू 1 2 मल्टीप्लाइड बाय H इज 14। तो ये यहाँ से कटा, ये हो गया 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 22/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया मेरे पास 7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 3। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। और इसको फर्दर अगर आप जैसे बुक में है वैसे रखना चाहते हो तो इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। तो 3 पे जाएगा, 3 इंटू 1, आगे नहीं जाता तो 0 आ जाएगा, फिर आगे जाएगा 2 पे और यहाँ बचा 2/3। इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। राइट, तो ये रही कैपेसिटी इस गिलास की। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी सुपर सिंपल है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो हमें ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन गिवन है और वो कहता है कि इसकी जो स्लांट हाइट है, ये स्लांट हाइट हो गई, ये हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसको हम L बोलते हैं, ये हमें 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। एंड द पेरीमीटर्स यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखो सर्कुलर एंड्स का मतलब पता क्या है, एक तो ये सर्कुलर एंड इसका टॉप पे बनेगा और एक सर्कुलर एंड ये जो इसका नीचे बेस पे बनता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रस्टम को देखोगे, किसी भी एक फ्रस्टम को लोगे तो फ्रस्टम के टॉप पे ये जो शेप बनती है ये बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल होता है और इसी तरह से नीचे भी ये हमारे पास एक सर्कुलर शेप ही आती है। तो यहाँ से भी ये सर्कल होता है और इधर से भी सर्कल होता है। ठीक है,
तो अब हमें क्या गिवन है कि ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसको चलो मैं C1 बोल देता हूँ, इस सर्कल को C1 बोल देते हैं। इसकी सरकमफ्रेंस है 18 सेंटीमीटर और नीचे वाले सर्कल को अगर मैं C2 बोल दूं तो इसकी सरकमफ्रेंस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सर्कल, ये जैसे ये सर्कल है और सर्कल की सरकमफ्रेंस की लेंथ गिवन हो तो हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं 2πr, ये फॉर्मूला यूज करके। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे और यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, इसको हम r1 बोल देते हैं। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा के हम इसका रेडियस निकाल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं r2। तो r1 आ जाएगा, r2 आ जाएगा, l आ जाएगा, तो वहाँ से हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो क्विकली पहले मैं r1 और r2 निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम C1 का केस ले लेते हैं। तो C1 इसका हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, इसका पेरीमीटर जो है वो गिवन है 18 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन r1 लिखेंगे क्योंकि इसका रेडियस r1 लिया हमने, इज इक्वल टू 18। दिस एम्प्लाइज r1 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2π विच इज इक्वल टू 2, इसके साथ कटेगा तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय पाई, इतने सेंटीमीटर्स। और अभी मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ पाई की टर्म्स में ही, क्योंकि आगे जाके मुझे पता है कि पाई जो है कट जाएगा, मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ 9/पाई की फॉर्म में। ओके, अब लेते हैं C2 का केस, ये जो नीचे वाला है। तो इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि 2πr2 ये गिवन है हमें 6। तो दिस एम्प्लाइज r2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2π विच इज इक्वल टू 3/पाई, इतने सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे पास आ गया r2। तो अब r1 आ गया, r2 आ गया, l है मेरे पास। तो इन तीनों को यूज करके अब मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। कैसे, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l। r1 हमारा आ गया, r2 आ गया और l हमें पता है। तो दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू r1 की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय पाई, प्लस r2 है 3 डिवाइडेड बाय पाई और मल्टीप्लाइड बाय l कितना है 4। तो देखो इसीलिए मैंने पाई को यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था, विजुलाइज कर पा रहा था मैं कि ये कट जाएगा। पाई यहाँ पे अंदर पाई जो है ये हमारा एलसीएम आ गया और ऊपर 9 प्लस 3 12 हो जाएगा इंटू 4। तो ये पाई के साथ पाई कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिर्फ कर्व का जो सरफेस एरिया है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। राइट, तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स। तो ये एक स्पेशल टाइप की कैप है जिसको फेज बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा लड़ाइयाँ वाली फिल्में जो होती हैं उनमें इस तरह की कैप्स पहनी होती हैं, बहुत पुरानी फिल्में। इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन हो गया, एक्सटेंड करोगे तो कोन बन जाएगा। ठीक है, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड। देखो ये कैप जो है इसको आप सिर पे डालोगे तो एक साइड से तो ओपन होगी, ये बड़ी वाली साइड, ये नीचे से तो खाली होगी। ठीक है, ओपन होगी इस साइड से। ठीक है, तो इधर का यहाँ पे सर्कल भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाली शेप जो है ये सर्कुलर शेप की होगी। वो कहता है कि नीचे जो रेडियस बनता है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा यहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर है। रेडियस एट द अपर बेस, और ऊपर से तो कवर्ड होगी। ठीक है, ऊपर ये जो है यहाँ से ये तो कवर्ड होगी। ठीक है, कैप जो ऊपर से कवर होती है, तो यहाँ पे भी लेकिन जो शेप होगी वो सर्कुलर शेप होगी, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो इसका रेडियस वो बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं r2 बोल देता हूँ। चलो ठीक है, ये r2 4 सेंटीमीटर है और r1 जो है वो है 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट, ये हमारी स्लांट हाइट हो गई, और ये हमें कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। वो कहता है कि इसको यूज करने में कितना मटेरियल लगा होगा। तो देखो ये थोड़ा सा समझने वाला काम है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ मूव कर जाता हूँ। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारे पास कैप हो गई। ठीक है, ये हमारी कैप हो गई फ्रस्टम शेप की। r1 पता है, r2 पता है, स्लांट हाइट पता है, और अब कहता है कि इसको बनाने में कपड़ा कितना लगा होगा। देखो मटेरियल बोलो, कपड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, देखो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा। देखो अब आप इसको ऐसे समझो,
ये मेरे पास इस शेप की कैप होगी, ठीक है, ये मेरे पास कैप है, तो हमें पता है कि कैप के इस तरफ को कपड़ा लगेगा, नीचे से खाली होगी, लेकिन ऊपर टॉप पे एक बेस होगा तो वहाँ पे भी कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा सिर्फ यहाँ ये ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला सिर्फ दो जगह लगेगा, यानी कि इसके कर्व्ड सरफेस पे और ऊपर जो सर्कल बनता है उस पे लगेगा। तो हमें करना क्या है कि हमें इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ आउटर। देखो सरफेस तो दो हैं, एक बाहर भी है और एक अंदर भी है, लेकिन अगर मैं दोनों सरफेसेस काउंट करके उनको ऐड करूंगा तो वो डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी मैं बताता हूं। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया बाहर बाहर का और इसका एरिया सिर्फ ऊपर ऊपर का, ठीक है। एक्चुअली अगर देखो तो बेस के भी दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, तो सरफेस एरिया तो इसका डबल है। लेकिन एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं ज़मीन पे रख दूं तो ये ज़मीन पे कितना एरिया कवर करता है वो इसका एरिया होता है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके सिर्फ एक साइड के सरफेस एरिया के बराबर, राइट। तो इसका भी सिर्फ एक साइड का एरिया और इसका भी सिर्फ बाहर बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कैलकुलेट करेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना, उसमें मैंने और डिटेल में इसको समझा रखा है। तो यानी कि हमें करना क्या है, अब एरिया मटेरियल यूज्ड में एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर बाहर का फ्रस्टम ऑफ कोन का निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। तो ये तीनों हमारे पास हैं, तो ये निकल आएगा। और एरिया ऑफ अपर बेस वो निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, ये R2 मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से ये वाला भी एरिया निकल आएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, अदरवाइज इसको मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, अब एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इज दिस, ये मैंने फॉर्मूला अभी आपको समझाया। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई, दोनों जगह कॉमन है तो पाई को बाहर निकाल लो, अंदर कितना आ गया R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू R1 इज 10 प्लस R2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाय L इज 15 प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, इतना हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू ये हो गया 14 इंटू 15 प्लस 16। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू ये हो गया 210 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 226। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4972 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ तो यहीं पे ही छोड़ दो कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, अदरवाइज अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो तो ये 7 इंटू 7 इज 49, देन 7 इंटू 1, उसके बाद नहीं जाता इंटू 0 आ जाएगा, तो 710 और यहाँ रिमाइंडर बचा 2 डिवाइडेड बाय 7, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल में लिखना चाहते हो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। इस तरह से छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, किसी में भी कोई इशू नहीं है, आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट फिर भी नहीं है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से खुला कंटेनर, तो जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, ये शेप धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो ऊपर से वो कहता है कि ये खुला है, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, और ये पूरा मेटल की शीट से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, और उसकी जो शेप है वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन की शेप है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है 16 सेंटीमीटर है, with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऊपर भी हमारे पास एक सर्कुलर शेप बनती है, नीचे भी एक सर्कुलर शेप बनती है। तो वो कहता है नीचे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये हमें पहले ही गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। वो कहता है कि इसके अंदर हमने दूध डालना है, तो ये कंटेनर हो गया जिसके अंदर दूध डालना है और ऊपर तक भर देना है उसको। तो बताओ कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, जब हमें ये गिवन है कि 1 लीटर की कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है।
1 लीटर की कॉस्ट 20 रुपये है, तो बताओ कि इसमें जितना भी टोटल दूध आएगा उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो देखो लीटर का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज हमें इसकी कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी बोल लो या इंटरनल वॉल्यूम बोल लो, हमें पहले वॉल्यूम निकालनी है कि दूध कितना आएगा, दूध की वॉल्यूम निकालनी है। और दूध की वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी फ्रस्टम की इंटरनल वॉल्यूम होगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बोल लो या वॉल्यूम ऑफ मिल्क जो इसमें आएगा वो फाइंड आउट करना है। और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H, राइट। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो इसमें वैल्यूज डाल दो, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू उसने हमें बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू में यूज करनी है 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 लेंगे इंटू R1 स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस R2 स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 8 हो गया 160 मल्टीप्लाइड बाय H, और H कितना है हमारे पास 16। तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये मेरे पास कितना आ जाएगा 400 प्लस 160 560 प्लस 64 624 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10449.92 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना मिल्क आ सकता है, ये वॉल्यूम ऑफ मिल्क है जो हम इस कंटेनर में डाल सकते हैं। लेकिन हमें उसने जो रेट कार्ड दिया हुआ है वो लीटर्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास क्या आता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसके बारे में देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया है, उससे बड़ी अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इसको अब हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10,449.92 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 10.449। तो उसको मैं राउंड फिगर में 10.45 इतने लीटर्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई मिल्क की जो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चंस को ना ऐसे सेग्रीगेट करके छोटे छोटे पार्ट्स में ही करो, उससे आपको ना भूलेगा नहीं और आसान हो जाता है, क्लैरिटी मिलती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास मिल्क की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। तो अब हम इस पे ये रेट कार्ड लगाते हैं। ये जो हमें गिवन है कि 1 लीटर का रेट जो है 20 रुपये है और हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क अब इतनी आई है, तो इसका अब कितना टोटल कॉस्ट होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहीं लिखना शुरू करो कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें गिवन है ₹20, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 लीटर की 20 रुपए है, तो इसके लिए कितने हो जाएगा, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10.45 एंड दिस विल बी इक्वल टू 209 रुपीज इज द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया कि इसमें जितना मिल्क आएगा उसकी कॉस्ट इतनी होगी। देखो इन क्वेश्चंस में अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ना इस तरह की क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपको समझ में आ चुका तो आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज जिनको नहीं अभी भी कोई कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो आपको 1 लीटर की कॉस्ट गिवन है 20 रुपये और 10.45 लीटर की कॉस्ट आपको नहीं पता। तो ये बात याद रखो कि जिस चीज़ की वैल्यू आपको ना पता हो, जिसका वैल्यू आपको ना पता हो, जिसको आपको निकालना हो, उसको हमेशा आप इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे रखते हो। तो मुझे कॉस्ट निकालनी थी तो कॉस्ट को मैंने राइट हैंड साइड पे रखा। तो 1 लीटर की 20, तो 2 लीटर की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 2, 3 लीटर्स की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 3। तो इसी तरह से 10.45 की कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10.45, और यही हमने यहाँ सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ द मिल्क। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, और सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वो कहता है कि ये जो कंटेनर है इसको जो बनाया गया है वो एक मेटल शीट से बनाया गया है, तो आप उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करो कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट फाइंड आउट करो।
अगर अगर 8 रुपए लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट यूज करने में, राइट, इसका 100, इस पे जो शीट लगी हुई है उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी शीट का जो कॉस्ट है वो है 8 रुपीज। तो सीधी सी बात है, देखो आप हमेशा ना यूनिट्स देखो, यूनिट्स के ऊपर फोकस करो। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसको, इस कंटेनर को बनाने में कितना एरिया ऑफ शीट यूज हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कि उसमें भी हमने यही बात की थी कि एरिया ऑफ शीट यूज कैसे होगी, कैसे निकलेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ ये बाहर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे जो इसके बेस पे शीट लगी हुई है उसका एरिया, बस इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसका टोटल एरिया निकल आएगा कि कितनी शीट लगी है। ऊपर से तो खाली है, तो ऊपर तो शीट है ही नहीं, तो शीट सिर्फ साइड साइड में लगी है कर्व्ड एरिया में, और नीचे जो बेस है उस पे। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया बार बार का फ्रस्टम का निकालेंगे, उसका फॉर्मूला पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और बेस का एरिया जो हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतनी शीट यूज होगी। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, शीट कितनी लगी है उसका एरिया। तो देखो इसको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा बैक करके देख लो, अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये समझा रखा है, और एक मैंने लिंक भी शेयर किया था जिसमें और भी ज्यादा डिटेल में समझा रखा है, तो उसको भी देख सकते हो। तो अब हम एरिया ऑफ शीट निकालते हैं, लेकिन इसमें एक कैच और है, और वो कैच क्या है, देखो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसको निकालने का फॉर्मूला था पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। तो अब हमें स्लांट हाइट नहीं पता, हमें हाइट पता है, r1 r2 पता है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पता। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, और फिर इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसकी स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, h स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 यानी कि 20 माइनस 8 इसका स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 256 प्लस ये हो गया मेरे पास 12 का स्क्वायर 144 इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरे पास आ गई इसकी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट ये जो थी ये मैंने निकाल ली 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम इस फॉर्मूला में डालते हैं, और यहां से हम निकालते हैं एरिया ऑफ शीट यूज्ड, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये सिर्फ और सिर्फ बेस का एरिया। तो यहाँ पे इन दोनों में पाई जो है वो कॉमन है, तो अंदर कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस r2 स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें बोला गया है 3.14 यूज करेंगे हम, r1 प्लस r2 तो सीधा ही कर देता हूँ, r1 प्लस r2 इज 28 इंटू एल की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 20 प्लस r2 स्क्वायर यानी कि 64। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू ये हो गया 560 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 624। तो दिस विल बी इक्वल टू 1959.36 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ शीट। तो इतना एरिया ऑफ शीट जो है वो यूज होगा इसको कंटेनर को बनाने में। तो एक चीज और आ गई, अब इसको हम यूज करते हैं यहां पे कि इतना एरिया ऑफ शीट यूज की हमने इस पूरे को बनाने में, और हमें ये गिवन है कि इतना एरिया ऑफ शीट जो है उसकी कॉस्ट है 8 रुपीज, ठीक है। तो इसी को यूज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹8। फिर से वही बात, हमें रुपीज निकालने हैं, हमें कॉस्ट निकालने, तो कॉस्ट को हम राइट साइड पर रखेंगे, और एरिया इसके लिए भी पता है और इसके लिए भी पता है। तो जो आइटम 2 बार पता हो उसको लेफ्ट में रखेंगे, जो सिर्फ 1 बार पता हो उसको राइट साइड में रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹8। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा हमने 1 सेंटीमीटर, तो यूनिट के लिए, सिंगल यूनिट के लिए हमने कॉस्ट निकालनी होती है, और उसका मेथड क्या होता है, इसको इधर जाके डिवाइड कर दो, तो यानी कि हो जाएगा 8/100, और इसको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ
1959.36 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा, जितना एक की कॉस्ट है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 1959.36। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 156.75 इतने रुपीस इज द आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। इस पूरे कंटेनर को बनाने में इतने पैसे लगेंगे, इतने रुपीस लगेंगे। ओके, तो वही बात है कि ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा सेग्रीगेट करके स्लोली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा। तो क्वेश्चन की लेंथ देके घबराना नहीं है। क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चंस को मिला के समटाइम्स बन जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो सारे पार्ट्स छोटे छोटे और सिंपल सिंपल से ही होते हैं, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको वैसे ही पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ये कहता है कि हमारे पास ना एक ये कोन थी मेटेलिक, मेटल की बनी हुई, तो अंदर से भी पूरी भरी हुई, ठीक है। तो ये मेटल की हमारे पास एक कोन थी जिसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर हाइट की ये हमारे पास कोन थी, जिसको बिल्कुल मिडल में से हमने स्प्लिट कर लिया, बिल्कुल हाफ में, बिल्कुल हाफ वे में से इसको स्प्लिट कर दिया। तो इसका मतलब ये एक तो कोन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी और एक नीचे से हमारे पास फ्रस्टम शेप आ जाएगी। तो इसको बीच में से स्प्लिट करोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई बिल्कुल मिडल में से। तो इसका मतलब इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गई और इसकी भी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मिडल में से किया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास फ्रस्टम आई, फ्रस्टम ऑफ द कोन, इसको पिघला के हमने एक वायर बना दी, ठीक है। तो देखो ये भी तो मेटल ही होगी पूरा, ये अगर मेटल का है तो ये भी पार्ट पूरा मेटल का होगा। तो इसको पिघलाया और पिघला के हमने एक वायर बना दी जिसका डायमीटर भी हमें गिवन है, ठीक है, ये डायमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है। तो लेंथ कितनी होगी ये कहता है फाइंड आउट करो, ठीक है। इसको पिघला के हमने एक वायर बनाई, तो वायर हमें पता है कि वायर जब बनेगी तो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। तो ये एक तरह से हमारे पास सिलेंडर हो गया, ये फ्रस्टम ऑफ कोन हो गई। इसको पिघला के जब मैंने ये बनाई तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, क्योंकि जितना मटेरियल इसमें लगा उतने ही मटेरियल की ये वायर बनी। तो वो कहता है कि ये फाइंड आउट करो कि इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी होगी। लेंथ बोलो, या अगर इसको मैं घुमा के ऐसे रख लूँ तो इसकी हाइट बोल लो, ठीक है। ये तो मैंने छोटी सी बनाई, होगी तो बहुत लंबी, क्योंकि इतने मटेरियल में से अगर वायर बनाओगे तो बहुत लंबी बनेगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है और इसकी वॉल्यूम को हमने इसकी वॉल्यूम के फॉर्मूला के बराबर पुट करना है और वहाँ से हमें इसकी हाइट यानी कि इसकी लेंथ मिल जाएगी। लेकिन इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें हाइट चाहिए होती है। तो हाइट तो हमें पता चल गई कि 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके ऊपर ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसका भी रेडियस चाहिए होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर जाते हैं। मैं क्विकली क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करेंगे। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। ये एंगल 60 डिग्री का दिया गया है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट। मिडल ऑफ इट्स हाइट मतलब कि इसकी हाइट के मिड में से, तो ये बिल्कुल बीच में से हमने इसको कट कर दिया। तो एक ऑब्जेक्ट ये आ गया और एक ऑब्जेक्ट ये आ गया। बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, तो प्लेन पैरेलल टू बेस, तो ये फ्रस्टम शेप निकल आती है उससे। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, जैसे मैंने अभी बताया कि इससे हमने वायर बना ली। तो वो कहता है कि वायर की लेंथ फाइंड आउट करो। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी। अब देखो हमें इस फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम निकालनी है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, और उसके लिए हमें R2 और R1 ये दोनों चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये देखो, ये जो है ये बेसिकली कोन का ही लोअर पार्ट है। तो इसका मतलब कोन के बेस पे ये जो रेडियस है R1, ये बेसिकली यही वाला रेडियस होगा, ठीक है, यही R1 होगा। तो अब इसको यूज करके मैं R1 निकाल सकता हूं, इस शेप को यूज करके। क्यों, ये मुझे पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइट मुझे ऑलरेडी पता है, ये इसकी ये वाली साइड मुझे पता है और ये साइड मुझे निकालनी है। इसको अगर मैं A, इसको B और इसको O बोल दूं, तो अब
हमारे पास ये भी है कि ये जो एंगल है ये एंगल है 60 डिग्री, हमें गिवन है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें कोण की प्रॉपर्टी ये पता है कि कोण का ये जो हाइट वाला परपेंडिकुलर होता है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल AOB 30 डिग्री हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे अलग से बना के बताता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री, ये A, ये B, ये O और ये एंगल मेरे पास हो गया 30 डिग्री और ये हाइट हो गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ सब कुछ हो गया और मुझे ये साइड निकालनी है AB। अब अगर आप ध्यान से देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया जो बेसिकली R1 है। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे पता है। तो हमें ये पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ से साइन कॉस टैन, तो यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। देखो इसके बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ और ये सब फॉर्मूलाज नहीं याद आ रहे, तो ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर देख लेना, उससे आपको बड़ी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। तो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और परपेंडिकुलर AB यानी कि R1 है, तो R1 मुझे निकालना है और B यानी कि बेस, तो इसको मैं बेस लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आ जाए A और B से, इसको मैं परपेंडिकुलर लिख देता हूँ। तो बेस कितना है, बेस है मेरे पास OA और वो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा 20/√3 इतने सेंटीमीटर्स। तो R1 की वैल्यू मैंने निकाल ली 20/√3। अब हम बात करते हैं R2 की वैल्यू पे। अब देखो हमें R2 निकालना है और R2 अगर आप ध्यान से देखो तो जो बेस इसका है वही टॉप बेस इसका है, क्योंकि ये बीच में से स्प्लिट जहाँ पे हुए थे तो वहाँ पे सर्कल जो है वो कॉमन बनेगा। तो R2 जो है वो हम छोटे कोण से निकालेंगे। कैसे, बिल्कुल वैसे ही। देखो ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री, अभी हमने बात की थी। इसको O, इसको C और इसको B बोल देते हैं। तो अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये राइट सर्कुलर कोण है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसमें भी फिर से वही फॉर्मूला के परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री, क्योंकि इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई और बेस हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये बिल्कुल मिडल में से स्प्लिट की हुई है, तो ये हाइट जो है ये इसका हाफ हो गई 10 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, वो हो गया R2 डिवाइडेड बाय बेस हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा 10/√3 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास R2 आ गया। देखो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये हाइट जो है ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं है। तो एक बात याद रखो, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आप इसी ट्रायंगल को अगर आप घुमा के देखो तो ये एक तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगी, राइट। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं O की, और ये हो गया C और ये हो गया B। तो ये जो है ये R2 ये इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ओके, तो हमने R1 R2 निकाल लिया। अब उसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। R1 आ गया, R2 आ गया, हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला ये है। इसमें वैल्यूज डालनी शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू R1 स्क्वायर 20/√3 का स्क्वायर वो हो जाएगा 400/3 प्लस R2 स्क्वायर वो हो जाएगा 100/3 प्लस R1 इंटू R2 दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा 200/3 इंटू H इज 10, ठीक है। इसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3, यहाँ पे एलसीएम आ गया तो ऊपर सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये कटा यहाँ पे ये 100 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 22 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 22,000/9 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फ्रस्टम की वॉल्यूम हो गई। तो इसको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे।
अब हमें ये पता है कि इसी फ्रस्टम को पिघला के हमने ये वायर बनानी है जो काफ़ी लंबी होगी और सिलेंड्रिकल शेप की होगी, ये सिलेंड्रिकल शेप की होगी। तो इसका मतलब इसकी वायर की वॉल्यूम और फ्रस्टम ऑफ कोन की वॉल्यूम ये आपस में बराबर होंगी। तो इसके वॉल्यूम को फॉर्मूला को जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके फॉर्मूला को हम जो इसकी वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हमारे पास आई है हम इसके बराबर पुट करेंगे और वहां से हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, हाइट बोलो या लेंथ बोलो, इट्स वन एट द सेम थिंग। अब इसका डायमीटर हमें गिवन है 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस है उसको मैं R3 बोल देता हूँ, क्योंकि R1 R2 हमने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। तो वो इसका हाफ यानी कि 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा वायर का रेडियस। ठीक है, तो अब वायर का वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा, पाई R3 स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लेकिन R की जगह R3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है और वो हमने निकाला हुआ है 22,000 डिवाइडेड बाय 9। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 22/7 इंटू R3 स्क्वायर यानी कि 1/32 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 22,000 डिवाइडेड बाय 9। तो अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद ही कर लेना। एच को जब आप सॉल्व करोगे, इस सारी कैलकुलेशन को जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 796,444.44 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये लेंथ, हाइट बोलो या लेंथ बोलो, ये लेंथ ऑफ वायर आ गई इतने सेंटीमीटर्स। और अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो डेफिनेटली हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 7964 पॉइंट। अब 444444 है तो इसको मैं सिर्फ 4 तक छोड़ के इतने मीटर्स लिख सकता हूं। सो दिस इज द आंसर कि इतनी लंबी वायर बनेगी इसको पिघलाने के बाद, राइट। तो आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको एक आधी बार पॉज कर करके देखोगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली खत्म हो जाती है। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।